बच्चों आज क्रैश कोर्स का सर्कुलर मोशन लेक्चर 3 लेके आए हैं आपके पास। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। अगर डेथ वेल या फिर ड्रम रोटेट कर रहा हो तो उसमें कोई पर्सन या कोई ब्लॉक कब तक उससे चिपका रहेगा। रिकॉर्ड प्लेयर पे रखा हुआ कॉइन, फनल रोटेट कर रही है, हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है, साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है सर्कुलर ट्रैक पे, एक लेवल कर्व्ड रोड पे आपको फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है सेफ वेलोसिटी के लिए, क्यों रोड्स की बैंकिंग करी जाती है, और बहुत प्रिसाइजली फिर थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेटिंग ड्रम या फिर रोटेटिंग रिकॉर्ड प्लेयर, तो ध्यान दीजिए, इसको डेथ वेल भी बोलते हैं। मान लीजिए एक ड्रम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एक ड्रम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इसके अंदर हम किसी ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहते हैं। इस पे हम किसी ब्लॉक को रेस्ट पे रखना चाहते हैं, राइट। तो देखिए आपको साफ साफ पता है कि ब्लॉक का वेट mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, और यहां पर फ्रिक्शन जो है वो ऊपर एक्ट करेगा। यहां पर फ्रिक्शन जो है वो ऊपर एक्ट करेगा, एंड फ्रिक्शन मस्ट बी स्टैटिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। आपको पता है सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स होता है वो ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए फिर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ब्लॉक को घूमने के लिए ड्रम के साथ, और आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। आप हमेशा याद रखेंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला μmg नहीं होता, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब आप अगर चाहते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे तो ऊपर एक्ट करने वाला फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर ले। तो μs mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mg, यहां से कुछ कुछ गायब करते हैं। तो देखिए m से m गायब कर दिया, यहां से ओमेगा आ गया g अपॉन μs इंटू r अंडर रूट में। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अगर ड्रम रोटेट करेगा, या इससे ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से अगर आप देख रहे हैं कि ड्रम रोटेट करेगा, तो ब्लॉक इसके साथ चिपका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर ड्रम के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी इससे कम हो जाती है तो ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा, और जब ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा तब फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करने लगेगा। ऐसी बातें हम लॉज ऑफ मोशन में कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करिए। तो ये था हमारा रोटेटिंग ड्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट। रोटेटिंग ड्रम के बाद आता है हमारा रिकॉर्ड प्लेयर। तो हमने एक रिकॉर्ड प्लेयर लिया जो पहले ज़माने में चलते थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इससे कुछ दूरी पे एक कॉइन रखा है, कॉइन का मास है m। अब हम चाहते हैं कि ये कॉइन जो है वो रिकॉर्ड प्लेयर के साथ रोटेट करता रहे, तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कॉइन का वेट mg को डाउनवर्ड एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एक्ट करेगा, ठीक है। mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन mg इक्वेट करिए आप। अब कॉइन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फ्रिक्शन है जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। रिकॉर्ड प्लेयर पे कॉइन रखते ही कॉइन बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, स्किड करेगा, फ्रिक्शन उसकी स्किडिंग को रोकेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन किसके बराबर है, यहाँ पर फ्रिक्शन बराबर है ऑब्वियसली, अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड ना करे तो μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। अब आप चाहते हैं कि अगर कॉइन साथ में रोटेट करता रहे, तो अगर जितने बड़े सर्कल में कॉइन रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस अगर r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का टास्क जो है वो इस केस में फ्रिक्शन को दिया गया है, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे mr ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर μs इंटू mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर जो ओमेगा है कॉइन को साथ में रोटेट करवाते रहने के लिए वो है μs इंटू g बाय r। ओमेगा जिससे कि कॉइन साथ में रोटेट करे वो है अंडर रूट μs g बाय r। अगर आप इससे ज़्यादा ओमेगा से रिकॉर्ड प्लेयर को घुमाते हैं तो उस पर अगर आप कॉइन को रखेंगे तो कॉइन स्किड करके बाहर चला जाएगा। इस ओमेगा तक कॉइन साथ में ही घूमने वाला है, राइट बच्चों। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेथ वेल और रिकॉर्ड प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मिलते जुलते से क्वेश्चंस है, राइट।
चलिए प्लीज नोट करिए। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रोटेटिंग फनल और रोटेटिंग हेमिस्फेयर। तो देखिए एक फनल को रोटेट करा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो एक देखिए फनल है, और रुकिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं फनल को, नहीं तो कष्ट होगा हमें समझने में। ये हमारा फनल है, एक फनल रोटेट कर रहा है, इसके अंदर कोई इंसेक्ट या कोई छोटा सा ब्लॉक हमें रेस्ट पे रखना है। फनल की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रख लेते हैं। चलिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फनल घूम रही है, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, परफेक्ट है। और ये ब्लॉक एम है, और हम चाहते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाए फनल को। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, हम चाहते हैं कितनी एंगुलर वेलोसिटी से फनल को रोटेट करें कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे बच्चों। तो देखिए इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये इंक्लाइन प्लेन ही तो है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, परफेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ रोटेटिंग फनल, ठीक है, अगर सपोज करिए एक धागे से हम किसी स्टोन को बांध के घुमाते हैं और स्टोन पे कोई चुटकू सा इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें स्टोन को घुमाना है ना, तो उसको घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड करेगी। अब अगर आप इस एक्सिस पे एक ऑब्जर्वर मान लें, ठीक है, तो ये इंसेक्ट है, इस पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सूडो फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब रोटेटिंग फनल में इस ब्लॉक पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा, m इंटू ए, ठीक है। अब इसका ये एंगल थीटा, ये वाला थीटा था, ये mg cos थीटा था, दूसरा वाला mg sin थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको फिर से मैं जूम करके बनाता हूँ डायग्राम को, तो देखिए ये ब्लॉक का मास m, यहाँ नीचे एक mg का कंपोनेंट mg sin थीटा लग रहा है, और जो ma है ये एंगल थीटा है। यहाँ पर ma का जो कंपोनेंट है वो है ma cos थीटा अपवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है। देखिए बच्चों ना ये नीट 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन था और एक इंक्लाइन प्लेन कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये मेरे चैनल पे आपको दिखेगा, हमने एक शो किया था एनडीटीवी पे। तो ये ब्लॉक है, ये एक्सेलरेटेड इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू हो कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे खींच रहा है और ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब mg sin थीटा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ma cos थीटा जो ऊपर एक्ट कर रहा है, दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में देखे गए हैं बच्चों। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g tan थीटा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन यहाँ पर सेंट्रीपिटल है और वो होगा, आप समझ लीजिए ओमेगा स्क्वायर आर। आर यहाँ पर उस सर्कल की रेडियस लेनी है जिसमें ये घूम रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ एक्सेलरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन आपका ओमेगा स्क्वायर आर जी टैन थीटा के बराबर आ गया। यहाँ से ओमेगा आपका अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय जो भी उस समय का सर्कल है जिसमें वो ब्लॉक घूम रहा है उसकी रेडियस है, राइट बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर चलिए ठीक है ओमेगा निकल आया, ठीक है, तो इस ओमेगा पे अगर हम इतने ओमेगा से इस फनल को घुमाएंगे ना, तो जो अंदर रखा हुआ ब्लॉक है वो नीचे स्लाइड नहीं करेगा बच्चों, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लॉज ऑफ मोशन में करेंगे कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इंक्लाइन प्लेन का, ऐसे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक पुली है, एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं कि स्मॉल एम स्लाइड ना करे, तो इस नीचे वाले ब्लॉक की क्या मास लें, ये इतनी तेज खींचे कि स्मॉल एम वहीं का वहीं रह जाए, बड़े वाले इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे हम।
अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, रोटेटिंग हेमिस्फेयर, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। रोटेटिंग फनल, रोटेटिंग हेमिस्फेयर में कुछ नहीं है, रादर हेमिस्फेयर ज़्यादा आसान है। देखिए क्वेश्चन अब करते हैं, एक हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है जी, और हेमिस्फेयर की रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। परफेक्ट। अब यहाँ से मान लीजिए एंगल अल्फा पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। हम चाहते हैं ब्लॉक मस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम या ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब आपसे पूछ रहे हैं, जरा बता दीजिए कि इसका फिर ओमेगा क्या होगा। ठीक है, ये स्मॉल आर, ये रेडियस कैपिटल आर। तो आपको ओमेगा बताना है हेमिस्फेयर का, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, सो दैट ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, रिमेन्स आप कह सकते हैं, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम मत बोलिए, ब्लॉक रोटेट्स विद हेमिस्फेयर एंड डज नॉट स्लिप। स्लिप करके नीचे नहीं जा रहा, एक ही जगह पर चिपका हुआ है और ऐसे रोटेट कर रहा है साथ में, ऐसे नहीं जा रहा नीचे। ठीक है, एंड डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए अब आप, अब बेसिकली हेमिस्फेयर के नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है ना, तो दो चीज़ें चाहिए इसे, वो देखिए क्या क्या। चलिए जरा मैं क्वेश्चन वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या होने वाला है यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है टुवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन होगा टुवर्ड्स दी सेंटर, ये एंगल अल्फा मान लीजिए। अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनाइए। चलिए मैं रेडियस को रब करता हूँ, आपको पता ही है रेडियस है ये। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, ये वाला कंपोनेंट है n cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट है n sin अल्फा। तो यहाँ पर n cos अल्फा mg को बैलेंस करेगा, यहाँ पर n cos अल्फा जो है वो mg को बैलेंस करेगा, और n sin अल्फा जो है ना वो इस ब्लॉक को हेमिस्फेयर के अंदर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आगे देखिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए tan अल्फा आ जाएगा, अगेन वही r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अच्छा, r की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये अल्फा है। इस ट्रायंगल में साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बाय साइन अल्फा पुट कर सकते हैं। तो tan अल्फा होगा हमारा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, दोबारा से tan को साइन बाय कॉस ही लिख दिया। स्मॉल r की जगह कैपिटल R साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बाय जी। देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा गायब करिए, खटाखट गायब करिए, तो यहाँ से अब ओमेगा आ गया। इस ओमेगा से जो भी ओमेगा आएगा है ना, इस ओमेगा से अगर हेमिस्फेयर घूमेगा तो अंदर रखा हुआ ब्लॉक नीचे को स्लाइड नहीं करेगा, वहीं चिपक के घूमेगा हेमिस्फेयर के साथ। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, राइट बच्चों, इवन फॉर मेंस ऑल्सो। चलिए अब आगे देखते हैं एक और ऐसी चीज मिलती जुलती सी, जिसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, देखिए सिंपल पेंडुलम तो आपको पता है ना, आपने बॉडी को इधर ले जाके छोड़ा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। राइट, सिंपल पेंडुलम अलग चीज है। कोनिकल पेंडुलम क्या है, कोनिकल पेंडुलम हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो यहां पर आप जो धागा है उससे बॉब अटैच्ड है। ठीक है, अब इसमें ऐसे ऐसे ना ले जाके आपने ऐसे घुमा दिया, कोन बना दिया। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको कोन बना दिया, ये कोन बन गया, परफेक्ट है। अब क्या है, मान लीजिए कि ब्लॉक का वेट mg डाउनवर्ड है। करना क्या है इसमें, निकालना क्या है, बस इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए, या तो ओमेगा, या फिर टाइम पीरियड निकाल दीजिए कि ऐसी कोनिकल पेंडुलम का पूरा सर्कल बनाने का समय कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो देखिए धागे में टेंशन T, या एंगल थीटा, ऑल्टरनेट थीटा, टेंशन का एक कंपोनेंट T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा। इस वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल r मान लीजिए आप। ठीक है, धागे की लेंथ L मान लीजिए, सिमेट्री है, ये भी थीटा ले लीजिए। तो आपको पता है कि T cos थीटा यहाँ पर mg को बैलेंस करेगा, और जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगा उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, वो बराबर होगा mr ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर T sin थीटा को आप T cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, और देखिए क्या आने वाला है, ये आने वाला है mr ओमेगा स्क्वायर बाय mg। टेंशन से टेंशन उड़ा दीजिए,
और आपको पता है कि हम m से m भी उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। तो स्मॉल r की जगह बच्चों मैं कैपिटल L साइन थीटा पुट करने वाला हूँ। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू L साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय जी। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दीजिए, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाय एल कॉस थीटा। ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। और टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहें ऐसी कोनिकल पेंडुलम का, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा होता है, क्योंकि वन कंप्लीट सर्कल में 2 पाई एंगल सबटेंड होता है। एंगल बाय एंगुलर वेलोसिटी इज टाइम पीरियड, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने ओमेगा निकाला, हमने टेंशन का एक कंपोनेंट ये बोला कि जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा विल बैलेंस दी वेट डेफिनेटली। राइट बच्चों, प्लीज नोट करेंगे। चलिए, कोनिकल पेंडुलम के बाद आ रही है कहानी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की। तो होता क्या है, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, और उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, अब अगर साइक्लिस्ट सीधा खड़ा रहता है तो उसको सेंटर की तरफ सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते वक्त सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिलेगा, या फिर उसे फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो वो अपनी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस खत्म करने के लिए वो क्या करता है, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हम फ्रंट व्यू बनाते हैं साइकिलिस्ट का। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये साइकिल हो गई। ठीक है, चलिए, हम साइकिलिस्ट बनाते ही नहीं है। साइकिलिस्ट जैसा भी होगा, जहाँ भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर साइकिल पे साइकिलिस्ट होगा। चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड ना बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत खराब, ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर साइकिलिस्ट जो है उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। साइकिल टेढ़ा होने की वजह से नॉर्मली एक्शन टेढ़ा हो जाएगा। तो अब साइकिलिस्ट अगर सीधा होता है तो mg डाउनवर्ड, नॉर्मली एक्शन ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी मुश्किल है, लेकिन वो टेढ़ा होने से अपने नॉर्मली एक्शन को टेढ़ा कर लेता है। उससे फायदा क्या होता है, नॉर्मली एक्शन का एक कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस करने लगता है, और नॉर्मली एक्शन का दूसरा कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए काम आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा ले लेते हैं, तो रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा, और नॉर्मली एक्शन का ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा हो जाएगा। और देखिए जो r cos थीटा है ना, जो r cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। r का देखिए साइक्लिस्ट का वेट बैलेंस होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, जो भी सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर r sin थीटा जो है वो आपका mv स्क्वायर बाय स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, उसके बराबर होगा। दोनों को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा v स्क्वायर बाय rg होगा। v वो स्पीड है जिससे साइक्लिस्ट चल रहा है, स्मॉल r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक जिस पे वो घूम रहा है, और थीटा आप समझ गए हैं कि कितने एंगल से उसे बेंड होना पड़ेगा जिससे कि वो अपने आप को मोड़ सके बिना गिरे और v स्पीड से साइकिल चलाते चलाते। राइट बच्चों, ठीक है। अब देखिए साइकिलिस्ट तो बेंड हो रहा है, गाड़ी को तो बेंड नहीं कर सकते। तो अगर कोई फ्लैट रोड है और उस पर सर्कुलर टर्न लेना है गाड़ी को, तो उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड अब हम देखने वाले हैं वो अवश्य फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि गाड़ी तो मोड़ नहीं सकते आप, है ना, फिल्मों की तरह तो कर नहीं सकते एक टायर पे गाड़ी आ गई। ठीक है, हर रोज ऐसे कलाबाजी खाएंगे तो फिर रोड पे एक्सीडेंट की गिनती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम पहला देखने वाले हैं राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। एक फ्लैट रोड है, उस पर चक्कर काटना है, घूमना है गाड़ी को, तो वो जो है उसके लिए सेफ वेलोसिटी क्या हो सकती है। राइट, तो देखिए, तो मान लीजिए कि एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारा अगला टॉपिक है ये वाला राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। तो एक लेवल कर्व्ड रोड है, फ्लैट रोड है। फ्लैट रोड पे गाड़ी चल रही है और हम चाहते हैं कि वो गाड़ी के टायर घिसे नहीं, स्किड ना करे गाड़ी, स्लिप ना हो गाड़ी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए चलिए गाड़ी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी के दोनों टायर्स, वैसे तो 4 होते हैं, मैंने 2 बनाए हैं। ठीक है,
N1 और N2 नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 बनाना थोड़ा मुश्किल होता है डायग्राम में, राइट। अब दोनों रिएक्शंस मिलके गाड़ी के वेट को बैलेंस करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं, ये बात हम जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिलके वेट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक तरफ मोटा आदमी, एक तरफ पतला आदमी है, तो हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शंस अलग अलग है। इनफैक्ट फ्लैट रोड पे चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शंस फिर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैक सर्कुलर है, फ्लैट रोड मतलब स्ट्रेट रोड है अगर, तो नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल हो सकते हैं। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब मोटू और पतलू आदमी अगर बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बराबर लोग जा रहे हैं, उतना ही वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल एक्सपेक्ट करिए। लेकिन अगर गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जाती है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस भी इक्वल नहीं होते। ये नॉर्मल रिएक्शन कौन सा ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, मैं आपको रोटेशन चैप्टर में जब टॉर्क पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी के, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूंगा, गाड़ी के दोनों टायर्स के बीच की दूरी 2a मान लीजिए, और ज़मीन से सेंटर ऑफ हाइट की हाइट आप h मान लीजिए, राइट। सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आप स्मॉल r मान लीजिए, राइट। अब देखिए, गाड़ी को अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है ना, तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता है, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन बनना तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो गाड़ी के इस वाले टायर पे आप यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगा दीजिए F1 सेंटर की तरफ। गाड़ी एकदम से जब सर्कुलर ट्रैक पे एंटर करती है तो गाड़ी बाहर की तरफ स्केड करती है, फ्रिक्शन उसकी स्केडिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन अंदर की तरफ, यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन बनाते हैं हम, देखिए F2, ये भी अंदर की तरफ। अब दोनों फोर्सेस जो सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो मुद्दे की बात अब ये है कि जो फ्रिक्शन है दोनों, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से लगेगा। तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर से सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा। v वो गाड़ी की स्पीड है जिससे गाड़ी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, इक्वल तक चलेगा, अगर फ्रिक्शन, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो गाड़ी स्लिप करेगी, स्किड करेगी, टायर घिसेंगे, गिर भी सकती है पुल से, अगर पुल है तो, राइट। तो फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर μs इंटू N1 उसके लिए और N2 उसके लिए, दोनों N1 प्लस N2 मैंने साथ में डाल दिए, μs N1 μs N2 mv स्क्वायर बाय r। N1 प्लस N2 mg के बराबर है, μs इंटू mg इज लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से m से m गायब कर दीजिए, यहाँ से आप m से m गायब कर दीजिए, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आने वाली है वो आने वाली है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μs r g। ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, आप इससे ज़्यादा वेलोसिटी से गाड़ी को नहीं चला सकते। कलेश ये है यहाँ पर अब बहुत बड़ा कि ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है टू अवॉइड स्किडिंग, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी टू अवॉइड स्किडिंग, गाड़ी का टायर घिसे नहीं, टू अवॉइड स्किडिंग, गाड़ी का टायर घिसे नहीं, ठीक है, गाड़ी स्किड ना करे, स्लिप ना करे, ठीक है। अब ये बात है कि यहाँ एक दिक्कत ये हो गई है कि ये जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है सर्कुलर ट्रैक की रेडियस पे डिपेंडेंट है, वो तो चलिए हमने जो रोड बना दी वो बदलने नहीं वाली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि वो एक ही वैल्यू रखेगा, ठीक है। अब μs जो है, μs वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपने रोड पे ऑयल गिर गया, कोई स्लिपरी सब्सटेंस गिर गया, बारिश हो गई, रेनफॉल हो गया, तो उस केस में अगर μs खत्म हो गया या बहुत कम फ्रिक्शन हो गया तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। आप हर रोज एक फ्लाईओवर से अपने घर जाते थे और आप मजे मजे में तेजी से गाड़ी सर्कुलर फ्लाईओवर पे चढ़ाते थे ऐसे, और एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश की वजह से उस फ्लाईओवर पे समहाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, तो उस दिन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कम थी। बट आप नहीं, या कोई भी पर्सन मान लीजिए बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी स्किड करेगी और ऐसे केस में गाड़ी के भिड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या करें फिर, तो अब हम डिपेंडेंस फ्रिक्शन पे कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी को फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट ना बनाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। गाड़ी के टायर, गाड़ी के टेक्सचर पे भी फ्रिक्शन कुछ हद तक डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस पे भी डिपेंड करता है μs। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अब साइक्लिस्ट ने क्या किया था, साइक्लिस्ट तो बेंड हो गया था, है ना, देखिए बना हुआ है साइक्लिस्ट, क्या, हाँ नहीं बना हुआ, साइक्लिस्ट तो बेंड हो गया था, है ना। अगर साइक्लिस्ट बेंड हो गया था, गाड़ी बेंड नहीं हो सकती, तो क्या हुआ, हम रोड को ही बेंड कर देते हैं, जिसे हम बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं, राइट। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, एक और चीज देख लीजिए यहां पर, अगर हमें बोला जाए कितनी स्पीड से चला सकते हैं कि गाड़ी की ओवरटर्निंग ना हो, तो वो मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ GRA/H।
याद रखिए। अभी हमने ड्राइव नहीं किया, विल ड्राइव इन रोटेशनल मोशन, और नहीं भी करेंगे ड्राइव, क्रैश कोर्स में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आप समझ गए 2a है, हाइट h क्या है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है। तो इतनी वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पे गाड़ी फिर ओवरटर्न कर जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो अब बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो पलटने का भी सीन है और स्किड करने का भी सीन है। तो चलिए, अब हम चाहते हैं कि ये स्किडिंग अवॉइड करी जाए, और स्किडिंग अवॉइड करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि रोड पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना। एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता, और बढ़ा के फ़ायदा भी नहीं है, राइट। तो और अब फ्रिक्शन कभी किसी समय घट जाएगा तो कलेश हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अब हम रोड्स की बैंकिंग करने वाले हैं। चलिए, फिर अगला टॉपिक है बच्चों हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या है, देखिए, जो सर्कुलर ट्रैक है ना, उसकी ऐसे थोड़ा सा लेवल रेज कर देते हैं, लेवल रेज कर देते हैं। उतना भी नहीं कि 30 डिग्री कर दिया, 2-4-5 डिग्री से भी काम हो जाता है। तो ये रोड्स की बैंकिंग कर देते हैं। अब क्या होता है, अब जो भी गाड़ी आ रही है ना, उसको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी के लिए सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका भी लगने वाला, उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया है। अब भैया अगर नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो गया है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का अब एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा। तो देखिए, रिएक्शन का एक कंपोनेंट ये थीटा आर कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आर साइन थीटा। परफेक्ट है। गाड़ी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे, देखिए इंक्लाइन प्लेन नहीं, यूं नीचे नहीं आ रही गाड़ी समझिएगा, ये सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरह से है ना, ऐसे, ये कुछ ऐसा ट्रैक है, ठीक है। गाड़ी इस पे ऐसे चल रही है आगे, ऐसे नहीं है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ऐसे चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर गाड़ी जब ऐसे जाएगी ना ट्रैक पे, तो गाड़ी बाहर को स्किड करती है, तो फ्रिक्शन यहां पर नीचे को लगता है, ठीक है। तो यहां फ्रिक्शन नीचे को है। फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो है ये वाला एफ कॉस थीटा, और एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। mg को प्लीज़ मत भूलिएगा, mg तो है ही, mg तो है ही, ये रहा mg, ठीक है। तो अब हम इसके लिए अगर इक्वेशंस लिखें तो वो क्या बनती है, आर कॉस थीटा को काम दिया गया है फ्रिक्शन एफ साइन थीटा और mg को बैलेंस करने का, प्लस mg को बैलेंस करने का, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहे हैं, उन्होंने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फ्रिक्शन को म्यू इनटू रिएक्शन लिखते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सेफ वेलोसिटी आती है अंडर रूट ऑफ, डेरिवेशन स्किप कर दी मैंने क्रैश कोर्स के अंदर, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। कई बार आपको थीटा निकालने के लिए भी दे सकते हैं, कितना लेवल रेज्ड है, रोड की विड्थ कितनी है, वो सब आप कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर फ्रिक्शन भी समाप्त हो गया, फ्रिक्शन गायब हो गया, तो भी आप गाड़ी चला सकते हैं इस वेलोसिटी से। लेकिन अगर पिछले वाले केस में लेवल कर्व्ड रोड में अगर म्यू एस 0 होता है तो सेफ वेलोसिटी 0 होती है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। बट यहाँ पर फ्रिक्शन खत्म होने पे भी गाड़ी इस वेलोसिटी से चल सकती है, राइट बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है बच्चों, नोट करिए प्लीज। अब आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए डेरिवेशन पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नहीं करने वाले हैं, बट मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कन्वेंशनली क्या होता है, एक धागे से एक बॉल अटैच्ड होती है। बॉल को हमें एक मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, जिससे कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल बन पाए। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कारण यह है कि क्योंकि अब एक ही लेवल पे नहीं घूम रहा है, लेवल अलग अलग है, रेफरेंस लेवल ग्राउंड से हाइट बदल रही है, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल रही होगी। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है बच्चों, ठीक है। तो चलिए एक बार हम कन्वेंशनल फॉर्मूले याद कर लेते हैं। और ये हेडिंग को थोड़ा साइड पहुंचा देते हैं, कोई बात नहीं, हमारा कुछ सर्कल का टुकड़ा भी चला गया है, वापस आ जाएगा। ओ बहुत आलसी हो गया हूं मैं, छोड़िए दोबारा बना लेते हैं। तो देखिए अब क्या है,
ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। हम कंडीशन कर रहे हैं जस्ट लूपिंग द लूप कि फ्लिक किया, कितनी स्पीड दी कि पूरा सर्कल जस्ट कंप्लीट कर पाए, तो √5gr वेलोसिटी चाहिए होती है। वेलोसिटी 2 के फैक्टर से रूट के अंदर कम होती है, यहां पर √3gr चाहिए होती है, फिर 2 और कम हो जाती है यहां पर मिनिमम वेलोसिटी √gr चाहिए होती है। अगर इससे कम है तो सर्कल नहीं बनने का, राइट। फिर से बढ़ जाती है, दोबारा आते आते ग्रेविटी फिर सपोर्ट करता है √3gr, फिर यहां पर √5gr। ए पॉइंट पे जो टेंशन है वो होती है 6 mg, जस्ट लूपिंग दी कंडीशन बोल रहा हूं, 3 फैक्टर से कम होती है, यहां पर होती है 3 mg, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन जरा सी 0 से ज्यादा, लिमिटिंग केस 0 लेके चलते हैं, डी पे फिर से उतनी बढ़ जाती है 3 mg, राइट बच्चों। अब अगर कल को सवाल ये आता है कि हमने कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कि वर्टिकल सर्कल पूरा बन जाए, तो उसका आंसर है √5gr। अब अगर आपको कभी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए, एक आपको जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं, जबरदस्त वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन का शानदार फॉर्मूला है। अगर कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ए पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन कितनी है, कंडीशन वही है जस्ट लूपिंग द लूप वाली, क्योंकि नीट में देखिए ऐसा बहुत रेयर हो सकता है, रेयर क्या नहीं हो सकता फिलहाल के पिछले साल के पेपर को देखते हुए, कि आपको ऐसा केस दे दें कि लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है या कुछ और हो रही है। तो देखिए √5gr स्पीड दी आपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, अब आपसे कह रहे हैं ए पॉइंट पे जाके ना स्पीड और टेंशन बता दीजिए कितनी होगी। लूपिंग द लूप वाला केस तो है, लेकिन किसी भी जनरल पॉइंट पे स्पीड और टेंशन बता दीजिए। तो देखिए कॉन्सेप्चुअली क्या करना होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। टेंशन तो वर्क करता नहीं है क्योंकि टेंशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो दूसरा फोर्स कौन रह गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो यहां पर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट, और कोई भी ये पॉइंट मान लीजिए है, बॉटम मोस्ट को ए लिखा था, इसको ई लिख लेते हैं चलिए। तो अगर हमें ए और ई पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो यहां तक हाइट आर है और ये r sin थीटा हो जाएगी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें धागे में टेंशन और सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकालना है। जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल रखना है। अब इतनी मेहनत अवॉइड करने के लिए मैंने आपको एक सुपर शॉर्टकट सिखाना है, सुपर शॉर्टकट। अब वो सुपर शॉर्टकट क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gr 3 - 2 sin थीटा। ये तभी है जब जस्ट लूपिंग द लूप वाली कंडीशन है, और टेंशन है 3 mg 1 - sin थीटा। देख लीजिए अगर यहां पर बी पॉइंट पे देखिए तो यहां थीटा 0 है, तो पुट करिए sin 0 0 √3gr और 3 mg इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा 90 है, थीटा 90 पे 3 - 2 हो जाएगा, √gr आ जाएगा, और टेंशन डेफिनेटली 0 हो रही है। तो ये टेंशन और वेलोसिटी का सुपर शॉर्टकट फॉर्मूला है। जिस भी पॉइंट पे जस्ट कंप्लीटिंग दी वर्टिकल सर्कल वाला केस पूछा जाए, किस भी केस अगर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन पूछी जाएगी, थीटा धुआंधार पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए केस क्या है, का सिंपल से केस करते हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। एक इंक्लाइन प्लेन की हाइट h है, ब्लॉक को आपने स्लाइड किया और आप चाहते हैं कि वो वर्टिकल सर्कल बना ले पूरा, तो हाइट कितनी होनी चाहिए इंक्लाइन प्लेन की। हाँ तो कोई बात नहीं, हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे mgh, ए पे काइनेटिक एनर्जी 0, बी पे पोटेंशियल एनर्जी ½ m vb², और काइनेटिक एनर्जी ½ m vb², पोटेंशियल 0। हमने इसी को रेफरेंस लेवल मान लिया है, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, यहां पोटेंशियल 0, काइनेटिक ½ m vb²। लेकिन आप चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कल जस्ट बन जाए, तो वर्टिकल सर्कल जस्ट बनाने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gr ली जाती है। तो यहां से हाइट आ जाएगी आपकी 5r डिवाइडेड बाई 2। यहां से हाइट क्या आने वाली है बच्चों, यहां से हाइट आने वाली है आपकी 5r डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए इसका एक और वेरिएंट देखिए, अच्छा लगेगा आपको। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से अच्छा है। मैं रब कर रहा हूं ये वाला आंसर एक बार।
अब देखिए क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक, यहां पर आपने एक ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ा है। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया। अब वो सर्कल बना रहा है नहीं बना रहा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये आर हाइट पे किसी इंस्टेंट पे पहुंचता है, तब उस समय पर आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन कितना एग्जर्ट होगा ट्रैक पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एंड ओनली फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि mg तो डाउनवर्ड होगा, तो mg का कोई कंपोनेंट, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है बी पॉइंट पे सिर्फ वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बस अब मुझे करना क्या है, बी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है। क्या वो मैं निकाल सकता हूं? अरे भैया ट्रैक फ्रिक्शनलेस है क्या? अब फ्रिक्शन मेंशन नहीं है तो फ्रिक्शनलेस ही है, ठीक है। और इस ट्रैक पे अब हम मैकेनिकल एनर्जी को शानदार तरीके से कंजर्व कर देते हैं। तो पोटेंशियल mg इंटू हाइट 2r, काइनेटिक ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है भाई है mgr, काइनेटिक निकालनी है हाफ m vb का स्क्वायर। तो ये mgr आ गया, mgr इज इक्वल टू m vb स्क्वायर, 2 इधर ले आइए, अब गायब करिए कुछ कुछ, m vb स्क्वायर की जगह आप लिख लीजिए यहाँ पर सीधे सीधे m vb स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए 2mgr डिवाइडेड बाय r। तो बी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 2mg होने वाला है। हमने देखिए, आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के किसी भी सवाल में 2 बातें याद रखिए। पहली बात, मैकेनिकल एनर्जी को धुआंधार कंजर्व कर दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को धुआंधार कंजर्व कर दीजिएगा, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने के बाद में आपको स्पीड मिल जानी है। और अगर आपको एक बार स्पीड मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फोर्सेस निकालने के लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखना है, चाहे वो केस टेंशन का हो और चाहे वो केस नॉर्मल रिएक्शन का हो बच्चों, राइट। नोट करिए बच्चों एक बार। देखिए बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ना एक और सवाल देख लेते हैं। यहां पर अब की बार हाइट 3r से ब्लॉक को रिलीज किया है, फिर से नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं, बट अब की बार पहले यहां पूछा था, अभी यहां पूछ रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करा रहे हैं हमसे, दैट इज फाइन। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके स्पीड निकालिए, और उसके बाद आपको अगर नॉर्मल रिएक्शन या फिर धागे वाले क्वेश्चन में टेंशन निकालनी है तो फोर्स को रिजॉल्व करके नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखिए। 2 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए। देखिए, अगर ये रेडियस r है तो ये वाली हाइट r sin थीटा यानी r sin 30 r/2 होने वाली है, और ये हाइट r होने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिए। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3r होगी, यहाँ काइनेटिक 0 है, और यहाँ पर काइनेटिक निकालनी है हाफ m va स्क्वायर, बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg इंटू हाइट जमीन से r प्लस r/2, 3r/2 है, परफेक्ट है। 3r में से 3r/2 माइनस करिए तो वही आने वाला है mg इंटू 3r/2, और ये प्राप्त हो गया आपको m va स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए 2 से 2 गायब कर दीजिए, ठीक है, m va स्क्वायर आ गया है। अरे भैया m va स्क्वायर निकाल लिया हमने, वक्त आने पे यूज भी करेंगे। चलिए, सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन हो गया, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, परफेक्ट है। mg ये रहा है mg, r/2 को जरा मैं हटा दे रहा हूं। अब mg का कंपोनेंट देखिए क्या होगा, ये 30 है, ये 60 होगा, तो ये mg का कंपोनेंट होगा mg cos 60 और ये होगा mg sin 60, राइट। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है क्या? हाँ है। और mg का भी कोई कंपोनेंट है? बिल्कुल है। कौन सा कंपोनेंट? ये 60 डिग्री है, ये mg है, तो mg cos 60, mg sin 60, तो mg cos 60 डिग्री नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है। नॉर्मल रिएक्शन mg का कंपोनेंट नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है, उन्हें काम करना है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का, mva स्क्वायर बाय r, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन na mg cos 60 डिग्री mg बाई 2 है, m va स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है और आपको भी पता है, m va स्क्वायर है हमारा 3mg r डिवाइडेड बाय r। यहाँ से a पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन निकल गया है बच्चों। आई होप अब आप सॉल्व कर लेंगे। r से r उड़ाइए, 3mg से mg बाई 2 उड़ाइए, आंसर 5/2 mg आने वाला है। आंसर आने वाला है 5/2 mg, 2.5 mg के बराबर आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ बच्चों। mg ये 30, ये 90, ये 60, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा,
तो सेंटर की तरफ जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसे ही काम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। कोई भी बॉडी अगर एक स्फेरिकल सरफेस पे रोल कर रही है तो वो कॉन्टैक्ट लीव कब करती है? तो देखिए इसके भी कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक क्वेश्चन होता है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, रेडियस आर है, इसका मैं आपको बस एक सुपर शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिराइव नहीं कराऊंगा। इसका मास m है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, या कुछ भी हो सकती है। तो आपको पता है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस थीटा पे ये ब्लॉक लीव करेगा कॉन्टैक्ट। तो टेक्निकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ओरली कैसे सॉल्व होगा। सुनिए, सबसे पहले इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। जमीन से इसकी हाइट r है और इसकी हाइट r cos थीटा हो जाएगी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट A मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट पॉइंट B। ठीक है, फिर यहां पर आप नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर निकालिए, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखिए। ठीक है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है तो उस समय पर नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट कर दीजिएगा। बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। उसमें आप नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट करेंगे। कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब है ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक इस जगह पर लीव कर देगा कॉन्टैक्ट। देखिए अभी फिलहाल मैं आपको, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ये मेहनत नहीं कराता, क्योंकि इसका मुझे कुछ फॉर्मूला पता है शॉर्टकट। मान लीजिए कि कभी आपको ये √x rg दिया जाता है, r इज द रेडियस, आपको बोला जाता है कि इसकी इनिशियल स्पीड ब्लॉक की √x rg है। तो याद रखिएगा ये ब्लॉक ना कॉन्टैक्ट लीव करता है जब cos थीटा x + 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। मतलब अब आप केस देखिए। अच्छा याद रखिए कि x यहां पर 1 से छोटा होना चाहिए, x यहां पर 1 से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इनिशियली वेलोसिटी 0 ली है, आपने इनिशियली 0 वेलोसिटी ली है, u 0 है, x 0 है, तो ब्लॉक कॉन्टैक्ट कब लीव करेगा? ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करेगा x + x इज 0, cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे, cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट लीव करेगा। अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी दे दी तो देखिए फॉर्मूला फेल हो जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। और अगर आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली तब होगा क्या? तो होगा ये कि ये ब्लॉक ऐसे भाग जाएगा यहीं से ही, और यहीं से सीधे पैराबोला चला जाएगा, और यहीं से सीधे पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस हो जाएगा, जिसकी रेंज और हाइट अब आप निकाल सकते हैं। रेंज होता था u√2h/g, हाइट कैपिटल R हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर एंड सिंपल क्वेश्चन, बट इसका मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट बना दिया है, एक फॉर्मूला बना दिया है। राइट बच्चों, चलिए तो थैंक यू सो मच बच्चों। सर्कुलर मोशन यहाँ पर एक बार को खत्म करते हैं। कुछ छोटे मोटे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के और टॉपिक्स हैं, वो वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है लॉज ऑफ मोशन का, कनेक्टेड मोशन पे, जिसमें एक ही लेक्चर में आपको 20 कनेक्टेड मोशन या 20 पुली प्रॉब्लम्स कराऊंगा। राइट बच्चों, थैंक यू।